हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी गौरी को पढ़ेंगे। गौरी कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी की लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ जानकारी लें, पढ़ें, समझें। आप लोग बुक पढ़िएगा, बुक में जो लिखा है वो तो देख ही रहे हैं, पर फिर भी मैं बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ। देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। इनका जो कविता का संग्रह मुकुल है, जो सन 1931 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार इनको उस पर दिया गया था। 15 फरवरी सन 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी असमय मृत्यु हो गई थी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और राष्ट्र चेतना की अमर गायिका थी, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र गीत, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत बहुत सारी कविताएं लिखी थी। क्योंकि वह युग ही पूरा आज़ादी के आंदोलन का युग था, इसलिए यह पूरी तरह से सक्रिय थी। केवल लिखती नहीं थी, एक कार्यकर्ता भी थी। कांग्रेस की हर एक आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। इनकी कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ये जो कविता है वीर रस से भरी हुई कविता बहुत चर्चित हुई। इसके अलावा इन्होंने वात्सल्य रस पर भी कविताएं लिखी हैं। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी हैं, जिसमें हींग वाला इनकी कहानी बहुत चर्चित है, जो हिंदू मुसलमान सौहार्द को दिखाती है। आप लोग ज़रूर हींग वाला कहानी को एक बार पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि बिखरे मोती और उन्मादिनी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। त्रिधारा और मुकुल इनके कविताओं के संग्रह हैं। इनकी बेटी सुधा चौहान ने इनकी जीवनी मिला तेज से तेज नाम से लिखी है। इनकी बेटी सुधा चौहान ने। ठीक है, तो आगे हम अपनी कहानी को स्टार्ट करें। कहानी गौरी भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कहानी है। संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था होती है, पारिवारिक कहानियों का वातावरण सुभद्रा जी ने बखूबी बुना है। और परिवार में रह करके स्त्री की क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वह अपने देश के लिए भी कार्य करती है, ऐसा इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। आज हम कहानी पढ़ें। शाम को गोधूली की बेला, कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी ना पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है।
शाम का समय, गोधूली बेला, शाम के समय को ही गोधूली बेला कहते हैं, जब जो है आपका ऐसा वातावरण रहता है, जो ट्विलाइट और डॉन हम पढ़ते हैं, DAWN, डॉन भोर के समय को कहते हैं, सुबह होने से पहले जो नज़ारा होता है, और ट्विलाइट कहते हैं जब शाम होने से पहले जो नज़ारा रहता है, वह गोधूली की बेला है। गोधूली किस लिए कहते हैं यह मैंने आपको जो है कहानी पढ़ाते हुए बताया है। वह आपकी कहानी जो है आप देखे होंगे। गोधूली यानी जब गायें धूल उड़ाते हुए घर को चर करके आती हैं, उसको गोधूली कहते हैं। कुली के सिर पर सामान रखवा करके बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तो उनके भारी भारी पैरों की चाल, यानी बहुत उदास भाव से आ रहे थे, धीरे धीरे पांव रख रहे थे। इसलिए कुंती जो है उनकी पत्नी है, वह समझ गई कि आज भी जो है काम नहीं बना है। इसलिए कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा करके राधा कृष्ण ने उसको कुछ पैसा दिए और जो है कुली सलाम करके चला गया, और बाबू जो है राधा कृष्ण आराम कुर्सी पर आकर के धम्म से गिर पड़े। कुर्सी का स्प्रिंग ढीला था, इसलिए कुर्सी से एक प्रकार की जो है झंझनाहट वाली आवाज़ हुई, और उस आवाज़ को अचानक सुन करके बगल के कुत्ते ने जो है भौंका थोड़ा। इसके बाद जब बाबू को देख लिया तो शांत हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी कुंती जो है कमरे में आती हैं और पूछती हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तब काम की सफलता या असफलता के बारे में डायरेक्ट जो है उस समय की स्त्रियां तो पूछती नहीं थी, भूल हुई। कुंती ने नम्र स्वर में कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। तब राधा कृष्ण जी कहते हैं चाय। राधा कृष्ण जी चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर। कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा, जो है रिक्वेस्ट की कि चलिए पी लीजिए। अच्छा चलो कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। अब कहानी में आपको क्लियर हो गया कि बाबू राधा कृष्ण और उनकी पत्नी का नाम है कुंती और उनकी बेटी का नाम है गौरी। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, क्योंकि उस समय कम उम्र में जो है शादी कर दी जाती थी, इसलिए बेचारी गौरी अपने आप को अपराधीन मान रही थी और उसे लग रहा था कि पिता इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी जो परेशानी उठा रहे हैं, वो सब मेरे कारण ही है। न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोल कर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करें वह सुखी रहेगी, ना करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे ज़रा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं, ऐसा गौरी जो है सोच रही है। गौरी यही ना समझ पाती थी, क्योंकि कम उम्र की थी और कम उम्र में उस समय विवाह होता था, इसलिए ऐसा वह जो है सोच रही थी। रात दिन कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ। रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। गौरी सोचती है
कि हम इतने जो है भारी हैं, इतनी जो है परिवार पर बोझ है, जो पिताजी मेरे विवाह के लिए एकदम परेशान रहते हैं, माता परेशान रहती है, उनको और कुछ सूझता नहीं है। इसलिए उसको एक तरह से आत्मग्लानि होती है, अपने आप को दोषी मानती है और उस दुख के कारण उसका बहुत दुखी होती है, बहुत व्यथित होती है और उसका मन करता है कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन लेखिका करें ऐसा कभी ना हुआ। ये मनोविज्ञान को जो है सुभद्रा जी ने इसमें दिखाया कि जो बाल मनोविज्ञान है ऐसा जो है सोचता है, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादियां जो होती थी उसके कारण ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। गौरी वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन ना था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। जैसे पूर्णो यानी पूर्णिमा का चांद जैसे डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है, उसी तरह गौरी की जो है उम्र जो है बढ़ रही थी और उसका रूप जो है वह भी विकसित हो रहा था। इसलिए वह पिता राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी और पिता को इसीलिए चिंता थी, उसके विवाह की चिंता खाई जा रही थी। वे उसके विवाह के योग्य वर के साथ, वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। विवाह नहीं, केवल जैसे तैसे विवाह नहीं करना चाहिए, योग्य चाहते थे। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी उसके हाथ पीले ना कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उस योग्य पात्र का, उस योग्य वर का मूल्य चुका सके, क्योंकि उस समय दहेज प्रथा भी थी। ऐसा जो है लेखिका ने यहाँ पर दिखाया है, उस दहेज को इंगित किया है, इशारा किया वहीं कि उनके पास जैसे संपत्ति होनी चाहिए योग्य पात्र का, योग्य वर के लिए उसका मूल्य चुकाने के लिए, क्योंकि भाई उस समय लड़कों को बेचते थे और आज भी कुछ हद तक वही प्रथा बनी है। यही कारण है कि गौरी 19 साल की हो गई, फिर भी उसके हाथ जो है पीले बाबू राधा कृष्ण नहीं कर पाए थे। इसका कारण यही था कि वे योग्य वर चाह रहे थे और गौरी तो उनकी अकेली संतान थी, इसलिए वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाह रहे थे। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वो जिद्दी थोड़ा थी, एकदम मजबूत इरादों की थी। निर्भीक यानी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं थी और जो करती थी जिद, वह उसकी जिद पूरी बचपन से ही की गई थी। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा ना सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता को विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या है, यानी योग्य और अयोग्य जो होता है उसको देखने की क्या जरूरत है। विवाह करना है तो कर दें, विवाह करना है कर दें किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते।
1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात नहीं कर सकी। मन ही मन सोचती पिताजी से ऐसा बोलूँगी, लेकिन वह नहीं बोल सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज़ पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ। देखा? कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, ज़रा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। यानी कुछ हुआ है, ऐसा हमें पता चलता है। राधा कृष्ण समझा कर कहता हूँ, सुनो, वह लड़का लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? यानी किसी ने इनको ऐसा लड़का दिखा दिया जो गौरी के योग्य नहीं है, गौरी के लायक नहीं है। कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण जी कहते हैं, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। धाय यानी देखभाल करने वाली बच्चों की। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहें कि अपने लिए करते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।